खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पिथौरागढ़ जनपद भ्रमण पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा द्वारा पवित्र आदि कैलाश क्षेत्र के दर्शन कर आदि कैलाश एवं पार्वती कुंड के निकट विराजमान भगवान शिव के मंदिर में जाकर पूर्ण विधि विधान से भगवान शिव की आराधना की और देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। उन्होंने क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व की प्रशंसा करते हुए इसे अद्वितीय बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदि कैलाश के पवित्र क्षेत्र के भ्रमण के पश्चात इस क्षेत्र में श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों की आवाजाही में वृद्धि हुई है। इस बढ़ी हुई गतिविधि ने स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार के नए अवसर उत्पन्न किए हैं, जिससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा ने न केवल आदि कैलाश की आध्यात्मिक महत्वता को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उजागर किया है, बल्कि इसने साहसिक और आध्यात्मिक पर्यटन के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में इस क्षेत्र की पहचान को भी मजबूत किया है। इसके परिणाम स्वरूप पिछले कुछ वर्षों में आदि कैलाश और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने वाले पर्यटकों और भक्तों की संख्या में कई गुना वृद्धि हुई है। तत्पश्चात उन्होंने ज्योतिर्लिंग का स्थित त्रिशूल के समीप मंदिर के दर्शन किए एवं यहां सेना के जवानों के साथ वार्ता भी की। डॉक्टर सुधीर मिश्रा ग्राफिकेरा के करियर काउंसलिंग समारोह को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक करियर चुनने के लिए मदद करने वाले के लिए ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने इस बड़े समारोह का आयोजन किया था। समारोह में डॉक्टर सुधीर मिश्रा ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सीज फायर पाकिस्तान की जरूरत था, भारत की नहीं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत का एहसास हो गया है। सीज फायर रोकने के लिए पाकिस्तान के संपर्क करने के 3 घंटे बाद भारत ने इसे स्वीकार किया। पाकिस्तान समझ गया था कि भारत का डिफेंस सिस्टम उसे खत्म कर देगा। ग्राफिकेरा के करियर काउंसलिंग समारोह में उन्होंने कहा कि ब्रह्मोस दुनिया की पहली और अब तक की एकमात्र मिसाइल है जो सबसे तेज उड़ती है। इसकी स्पीड 900 मीटर प्रति सेकेंड है और यानी कि 1 घंटे में ब्रह्मोस करीब 32,000 किलोमीटर की दूरी तय करने की क्षमता रखती है। उन्होंने छात्र छात्राओं से देश को दुनिया में नंबर 1 बनाने के लिए अपनी पूरी क्षमता से कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान पर जो आक्रामकता दिखाई उसके बारे में भी विस्तार से बताया। ग्राफिकेरा डीम्ड यूनिवर्सिटी ने करियर काउंसलिंग का आयोजन युवाओं को उनकी रुचि और क्षमताओं के मुताबिक करियर चुनने में मदद करने के लिए किया था। ब्रह्मोस भारत के शक्तिकरण में एक सबसे बड़ा एक स्टेप है, फुट स्टेप है, माइलस्टोन है। और ब्रह्मोस ने हर बार ये सिद्ध किया है कि ब्रह्मोस का कोई जवाब नहीं है। और ब्रह्मोस एक ऐसी रक्षा प्रणाली है, एक ऐसा मिसाइल सिस्टम है जो ज़मीन से, हवा से, पानी से, कहीं से भी यूज़ किया जा सकता है। एक बहुत पोटेंट, एक बहुत ताकतवर ये मिसाइल सिस्टम है। शिप, एयर एंड लैंड तीनों से होने वाला। और इसके हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है और इस मिसाइल सिस्टम को दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है। हमने इस मिसाइल का एक्सपोर्ट भी किया है फिलीपींस को। एक सबसे पहला वेपन का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ब्रह्मोस की ओर से किया गया है। और बहुत सारे देश हैं, वियतनाम है, इंडोनेशिया है, मिडिल ईस्ट में बहुत सारे देश हैं, अफ्रीका में, साउथ अमेरिकाज में। तो संभावनाएं तो बहुत सारी हैं और हम आगे आगे देखते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक छोटी सी लड़ाई नहीं थी। ऑपरेशन सिंदूर ने हमारे दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर किया है। उसने उसको बताया है कि भारत की ताकत क्या है और ये भी बताया है कि भारत जब कहता है कि शांति से बात करो, तो जब शांति से बात नहीं होती तो किस तरीके से बात होती है, ये बताया है। और इसने सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भारत की ताकत दिखाई है। और
जिस तरीके से पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन करके प्रार्थना की थी कि बंद कर दो, और हमने भी 3 घंटे बाद जवाब दिया, तो ये सिंबॉलिक नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें कहते हैं कि हमारे लिए जो युद्ध बंदी है, सीज़ फायर, उसकी ज़रूरत नहीं थी, ये ज़रूरत थी पाकिस्तान को, और इसलिए ज़रूरत पड़ी उनको चूँकि उनको समझ में आ गया कि अगर हमने अभी नहीं रुके तो भारत हमें ख़त्म। 16वें वित्त आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच चुकी है, जहां वे तमाम लोगों से सुझाव लेंगे। वही आयोग राजनीतिक दलों से बातचीत करेगी और सुझाव लेगी। बीजेपी से नामित 3 सदस्य समिति के सदस्यों में से विधायक विनोद चमोली भी बैठक में अपने सुझाव देंगे। बैठक से पहले उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे इस दौरान प्रदेश के तमाम मुद्दों को लेकर 16वें वित्त आयोग की टीम का ध्यान आकर्षित करेंगे। उन्होंने बताया कि हर साल प्रदेश में 4 धाम यात्रा होती है, इसके साथ ही कांवड़ मेला आयोजित किया जाता है। उत्तराखंड में पॉपुलेशन के हिसाब से पर्यटन और तीर्थाटन कई गुना अधिक आता है। इसके लिए वे केंद्र से हर साल करीब 1000 करोड़ की धनराशि की मांग करेंगे। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में हर साल आपदाएं आती हैं, इसके लिए भी अलग से फंड का सुझाव देंगे। साथ ही वन अग्नि से निपटने के लिए केंद्र से सहयोग की बात रखेंगे। देखिए, खामियां तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन आवश्यकताएं कह सकता हूँ, क्योंकि हम अपकमिंग स्टेट हैं, अभी 25 साल हमें कुल हुए हैं, और तमाम हमारी एस्पिरेशंस हैं कि हम स्टेट को बहुत आगे ले जाना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको काफ़ी अधिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कुछ विशेष चीज़ें मैं उसमें जोड़ने जा रहा हूँ। इसमें मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग यात्रा प्रदेश हैं। प्रतिवर्ष हमको 4 धाम यात्रा का आयोजन करना पड़ता है और कांवड़ का आयोजन करना पड़ता है। धार्मिक तमाम समय समय पर यहाँ पर लोग जुड़ते हैं, हरिद्वार में जुड़ते हैं, ऋषिकेश में जुड़ते हैं, पर्वतीय क्षेत्र में आना जाना होता है। साथ ही हमारा ये पर्यटन का क्षेत्र भी है, तो साथ ही पर्यटन का क्षेत्र भी है। हमारी कुल पॉपुलेशन से कई अधिक पॉपुलेशन यहाँ पर हम लोग जिसको हम कहते हैं कि फुटफॉल हमारा रहता है, जो फ्लोटिंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं, वो रहती है। तो उसको ठीक प्रकार से वहाँ पर जन सुविधाएं उपलब्ध हो, यात्रा ठीक प्रकार से हमारे संचालित हो, उसके लिए हमको अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। और मेरा ये मानना है कि जब हम कुंभ में पैसा देते हैं तो हमको यात्रा के लिए भी अतिरिक्त सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है। और पूरे देश से लोग आते हैं, विदेश से लोग आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, उनकी यात्रा सुरक्षित हो, बेहतर हो, उसके लिए मैंने मांग की है और मैं उसमें जोड़ रहा हूँ कि लगभग 1000 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष हमको उत्तराखंड को अतिरिक्त दिया जाना चाहिए, ताकि हम उसकी अस्थायी तौर पर अस्थायी सुविधाएं जुटा सके, जो अभी तक नहीं है, जिसको मैं देखता हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा उसमें है आपदा का, क्योंकि हम आपदा प्रोन स्टेट है और हमारे यहाँ आपदा भी एक परमानेंट फीचर है। हमेशा यहाँ पर आपदाएं रहती हैं और तमाम ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर हमको विस्थापन की आवश्यकता है, जो हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। उसको भी केंद्र अपनी योजना में सम्मिलित करे, उसके लिए अतिरिक्त व्यवस्था करे, वो भी हम उनसे चाहते हैं। तीसरा वनाग्नि, वनाग्नि भी एक ऐसा काम है जो प्रतिवर्ष हमको जिससे 2-4 होना पड़ता है। ये अस्थायी 3 काम है जो हर वर्ष इस प्रदेश में होते हैं और इसके लिए हमको अनवरत काम करने की आवश्यकता है। ऐसे वनाग्नि को लेकर भी हम लोगों ने चिंता जताई है, उसको भी हम अपने ड्राफ्ट में सम्मिलित कर रहे हैं। तो ऐसे कुछ बड़े मुद्दे हैं जिस पर हम चाहते हैं कि 16वें वित्त का ध्यान खींचा जाए और वो जो भी हमारे लिए यहाँ पर फंडिंग की व्यवस्था करे, उसमें उन चीज़ों को देहरादून में सेवा आयोजन कार्यालय की ओर से 31 मई 2025 को रोजगार मेले का आयोजन किया गया। ये क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में आयोजित होगा। इस वृहद रोजगार मेले में 38 कंपनियां आएंगी, जो लगभग 1000 वैकेंसी के लिए योग्य पात्रों का चयन करेंगी। क्षेत्रीय सेवा आयोजन अधिकारी देहरादून मुकेश प्रसाद ने बताया कि जो भी रोजगार मेले में भाग लेना चाहते हैं, वो अभ्यर्थी क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय देहरादून में आकर पंजीकरण करवा सकते हैं। साथ ही दूर दराज से आने वाले लाभार्थी अभ्यर्थी रोजगार मेले के दिन भी पंजीकरण कर सकते हैं। मैं मुकेश प्रसाद रयाल सेवा आयोजन अधिकारी क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय में कार्यरत हूं और क्षेत्रीय सेवा आयोजन कार्यालय की ओर से दिनांक 31 मई 2025 को एक बृहद रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अभी तक 38 कंपनियों के द्वारा लगभग 1000 पदों के लिए
विभिन्न सेक्टर के जो कंपनियां हैं उनके लिए नियुक्ति दी जाएंगी। इस रोजगार मेले में कक्षा 8 से लेकर के और स्नातकोत्तर तक के सभी शैक्षिक योग्यता और प्रशिक्षण योग्यता रखने वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत न सिर्फ पहलगाम आतंकी हमलों का बदला लिया है बल्कि पाकिस्तानी सेना को भी कड़ा सबक सिखाया है, जिसके बाद से देश भर में सेना के सम्मान में शौर्य यात्राएं निकाली जा रही हैं। उत्तराखंड में भी बीजेपी महिला मोर्चा अब सिंदूर यात्रा निकाल रही है, जिसको लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि सिंदूर महिलाओं के सुहाग का प्रतीक होता है और जिस तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में हुए ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया और उसकी शक्ति का भी भारतीय सेना ने प्रदर्शन करा, उससे देश का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। इसीलिए महिला मोर्चा के द्वारा सेना के सम्मान में ये यात्रा निकाली जा रही है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर ये एक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद करते हैं, जिस प्रकार से उन्होंने जो महिलाओं का जो एक बहुत ही अमूल्य उनका जो उनका श्रृंगार होता है सिंदूर, उसका नाम देकर और उन आतताइयों के ठिकानों पर वार करके उनको सैनिकों ने हमारी जो माताएं थी, बहनें थी, उनकी रक्षा के लिए जो उन्होंने जो बदला लिया, उसके लिए उन सैनिकों का आभार और धन्यवाद करने के लिए हमारी जो महिला मोर्चा की जो बहनें हैं, जो हमारी अन्य बहनें हैं, सभी लोग उन वीर सैनिकों का धन्यवाद करने के लिए ये जो तिरंगा यात्रा निकाल रही हैं और जो हमारे जो वीर भाई जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रही हैं। तो ये एक हमारे बहुत बड़े गौरव की बात है कि जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सक्सेस हुआ, उसमें हमारे जो वीर सैनिकों का है उसमें काम है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में किच्छा में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये तिरंगा यात्रा किच्छा के रामलीला मैदान से प्रारंभ होकर भाजपा कार्यालय पर जाकर संपन्न हुई। इस तिरंगा यात्रा में पूर्व भाजपा विधायक राजेश शुक्ला सहित भाजपा मंडल के तमाम पदाधिकारी और स्थानीय लोग शामिल हुए। इस दौरान पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे भारत में जगह जगह लोग जीत का जश्न मना रहे हैं। आज की इस तिरंगा यात्रा में सभी धर्म के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए हैं, जो ये दर्शाता है कि भारत की जनता देश की बहादुर सेना और अपने प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है। जिस तरीके से पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादियों ने पहलगाम में आकर हमारे निर्दोष 26 नागरिकों को उनकी पत्नी बच्चों के सामने मारा, मजहब पूछकर मारा, उसके विरोध में पूरा देश, यहाँ के हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी पूरा देश एक सूत्र में सभी पार्टियों के लोग एकजुट होकर उनका खून खौल रहा था। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारी सेना के हाथ खोले और उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को और उनके पोषकों को दुनिया के जिस कोने पे होंगे वहाँ जाकर सजा देंगे, उनको छोड़ेंगे नहीं, उनके पोषकों को नहीं छोड़ेंगे। और सेना को मैं खुली छूट देता हूँ, सेना इस पर अपना निर्णय ले। और देखिए आपकी सेना के जवानों ने कितनी बुद्धिमत्ता से, कितनी बहादुरी से, कितनी रणनीति से उनके ठिकानों को न केवल नेस्तनाबूद किया बल्कि उनके हमलों को हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नेस्तनाबूद कर दिया। और जब उनकी सेना आगे आई तो हमारे देश के सैनिकों ने यहीं से इस तरीके से मिसाइलें दागी कि जिन मिसाइलों का कोई भी डिफेंस उनके पास नहीं था, उनके एयर बेसों को नष्ट करने का काम किया। तो आज पूरे देश के लोग सेना की वाहवाही कर रहे हैं। हमने आज किच्छा में जो तिरंगा यात्रा निकाली है, गोल्डी गुराया जी हमारे अध्यक्ष हैं, इनकी अध्यक्षता में आज हमारे पूरे किच्छा विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम सब ने अपनी सेना का अभिनंदन। पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भड़ाना ने मंगलौर विधानसभा के गांव बरहमपुर जट का दौरा किया। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मंगलौर की जनता से उनका जन्मों जन्म का रिश्ता रहा है और उपचुनाव के दौरान मंगलौर क्षेत्र की जनता का जो भरपूर प्यार उन्हें मिला है वह उसका एहसान कभी भी नहीं उतार सकते। इसी के चलते वह चुनाव के बाद से मंगलौर विधानसभा के हर गांव में जाकर लोगों का आभार व्यक्त कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने आगामी 8 जून को मंगलौर में होने वाली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तिरंगा रैली को सफल बनाने का आह्वान भी किया और कहा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचकर तिरंगा रैली को कामयाब बनाएं। पहले हमारा मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम करने का था, लेकिन उसके बाद ऐसा कार्य हो गया जो भारत का ही नहीं
बाहर मुल्कों के लिए भी दिखाना पड़ता है। तो अब जो तिरंगा रैली हम 8 तारीख को करने का फैसला किया है, जिसमें मुख्यमंत्री जी आके उसका संचालन करेंगे और कोशिश करेंगे कि विदेशों को बता दें कि हिंदुस्तान कितना एक है और वो हर तरह से गलत के लिए गलत होके तैयार है। देखिए, मैं जब आया था आपके बीच में तब मैंने कहा था कि ये हरिद्वार जिला है और मुझे अब मेरा कोई ज़्यादा टाइम भी मेरे पास नहीं, तो मुझे यहीं से इनकी सेवा करते हुए यहाँ से जाना है और हारूं या जीतूं इनके बीच में रहूँगा। और वे भगवान के भरोसे मैंने एक बात और भी कहती थी कि जो विधायक काम करेगा उससे एक काम ऊपर करो। मंत्री जी, आपका देखिए, ऐसा जिनमें मेरा प्रोग्राम हुआ है उनको सबको दो, बोल मैंने सबको रखा है, जैसे जैसे प्रोग्राम होता रहेगा सबको दो। सेना विरोधी बयान पर भाजपा नेताओं के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन जारी है। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना को लेकर कथित रूप से दिए गए भाजपा नेताओं के बयान पर तीखा विरोध जताते हुए उनके पुतले दहन किए और इस देश की सेना का अपमान बताया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय सेना देश की असीमता, शौर्य और सम्मान का प्रतीक है। उस पर सवाल उठाना न केवल अनुचित है बल्कि ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है। वहीं प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर हो रही कार्रवाई पर भी गहरा रोष जताया। उनका कहना था कि राहुल गांधी बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर जनता की आवाज बनकर सवाल उठाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार उन्हें बार बार दबाने की कोशिश करती है। पार्टी के कुछ नेता पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं, लगातार सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जश्न मन रहा है, पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है, समझ से परे है। जश्न किस बात का? क्या जिन लोगों के संदूर उजड़े थे, जो हमारे देश के सैनिकों ने शहादत दी, वो क्या बदला पूरा हो गया? पूरे देश का मन था पाकिस्तान को इस समय नस्तो नाबूद करना चाहिए था, लेकिन बस हवाई बातें। असली कार्रवाई जो होनी थी वो नहीं हुई। देश में, पूरे देश में हताशा और निराशा है। साथ ही साथ मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूंगा, तुर्की और चाइना का भी हम लोग बहिष्कार करने का काम करें और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर बिहार में FIR करने का काम किया गया वो भी निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब बातों के खिलाफ में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर FIR हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से दलित छात्रों से मिलने बिहार गए थे, बिहार जब छात्रावास में वो जा रहे थे उनको रोका गया दलित छात्रों से मिलने के लिए और उसके बाद JDU और भारत भाजपा सरकार द्वारा उनके ऊपर FIR की गई। तो उसके विरोध में और पिछले विगत दिनों में आपने देखा होगा कि हमारी सेना द्वारा अपने पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को निस्तानाबूद किया गया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमारी सेना के ऊपर अग्रणी बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके विरोध में आज यहाँ पर हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता रुड़की के आसपास देहात और ग्रामीण क्षेत्रों में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां राहगीरों ने बताया कि अच्छे कपड़े पहने और बहुत ही कम उम्र की बालिकाएं आने जाने वाले राहगीरों को रोककर उनसे दान मांगती है। राहगीरों का कहना है कि ये बालिकाएं 4-4 बालिकाओं का ग्रुप बनाकर अलग अलग और सुनसान जगह पर खड़ी होती है और राहगीरों को रोककर उनसे दान मांगती है। दान न देने पर ये बालिकाएं राहगीरों से जबरदस्ती व बदतमीजी भी करती है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के तानसीपुर इलाके में भी ऐसी ही एक घटना सामने आई है, जहां पर एक राहगीर ने 112 नंबर पर सूचना देकर बताया कि कुछ बालिकाएं उनसे जबरदस्ती पैसे मांग रही हैं और पैसे ना देने पर बदतमीजी कर रही हैं। युवक ने बताया ये बालिकाएं कम उम्र की है और अच्छे कपड़े पहनकर रखती हैं और अंग्रेजी में बात करती हैं। वहीं इन बालिकाओं के द्वारा PRD कर्मचारी से भी पैसे लेने का प्रयास किया गया, परंतु PRD कर्मचारी ने 112 नंबर पर सूचना दे दी, जिसके बाद ये बालिकाएं वहां से रफू चक्कर हो गई। इस दौरान SP देहात शेखर चंद्र सिवाल ने कहा कि ऐसे
ही 1-2 मामले संज्ञान में आए हैं, जिसमें बालिकाएं ग्रुप बनाकर लोगों से दान के नाम पर पैसों की मांग करती हैं, जिस संबंध में संबंधित पुलिस अधिकारियों को दिशा निर्देशित किया गया है और जल्द ही इस पूरे प्रकरण की जांच की जाएगी। भाई जी, मैं इस वाली सड़क पर गुजर रहा था, यहाँ पे 4-5 लड़कियों का ग्रुप सा था, उन्होंने रोका और रोकने के बाद जबरदस्ती एक पेपर दिखा के उन्होंने मेरे से पैसे लिए, और अगर पैसे ना दिए तो थोड़ी सी बदतमीजी कर रही थी वो, तो जबरदस्ती हमें पैसे देने पड़े। फिर पैसे दिए हमने जी 100 रुपए दिए। 100 रुपए में भी उनकी लड़ाई हो रही थी कि 100 तो ज्यादा दो, हमने फिर भी 100 रुपए दे दिए। फिर जी मैं यहाँ पे आ गया, 112 पे फोन मिलाया, अब यहाँ पे जी इंतजार कर रहा मैं। किस तरह आपने जो है किस तरह वो लड़ाई कर रही थी, क्या वो ब्लैकमेलिंग कर रही थी? ना जी, सामने लड़की थी, बाइक साइड में लगवा ली थी, एकदम से एक पेपर सा दिखाया और इंग्लिश में बात करने लगी। वो कहती कि ये मेरे को पैसे दो और ये करो वो करो। ब्लैकमेलिंग है? हाँ जी, एक तरह से डरा रही थी वो। कितनी लड़कियां हैं, कहाँ पर जी 4 लड़कियां तो यहीं पे है और 4 आगे हैं। कैसा पहना हुआ, ड्रेसिंग सेंस क्या है? ड्रेसिंग सेंस तो बढ़िया तरह से पहन रखे हैं उन्होंने, वेस्टर्न कपड़े पहन रखे हैं। बस पैसे के लिए मुझे क्या था, पहले तरबूज कहा, तरबूज खुआ दो मुझे। फिर कहना मन कहा क्या कहना खाऊं तुझे, अजी दान पात्र में खुआ दो। फिर कहता मुझे 50 रुपए दे दो। आपसे भी पैसे? हाँ, पैसे मांग रही थी मेरे पे 50 रुपए। क्या ये गैंग है? गैंग है सर इनका। कहाँ, कितनी लड़कियां? ये 4 लड़की तो सर इधर बता रहे, 4 लड़की इधर गए। किस तरह की लड़कियां हैं? ये लड़की जो कहना लड़की ऐसी कोई 13-14 साल की सर। अच्छा, और क्या मतलब इनका ड्रेसिंग सेंस क्या है? पता नहीं सर क्या है क्या नहीं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तो सतीश कुमार। तो आपने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी? जी, उच्च अधिकारी 112 पर कॉल करवाई। फिर सर देखिए, 1-2 घटनाक्रम संज्ञान में मेरे आए थे। परसों भी हमने इसमें मैंने जो ग्राउंड लेवल पे हमारी चेतक पुलिस होती है उसको बताया था। तो है ऐसे 5 कुछ बालिकाएं, ऐसा लग रहा है कि वो बाहर से आकर के यहाँ कोई अपना कागज दिखा के या कुछ। गंगनहर कोतवाली में ई रिक्शा चालक की हत्या से हड़कंप मच गया है। वहीं ई रिक्शा चालक 3 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया, जिसकी परिजन काफी तलाश कर रहे थे। वहीं पुलिस को सूचना मिली कि सालियर बाईपास के पास एक गड्ढे में शव पड़ा मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का आरोप है कि ई रिक्शा चालक की हत्या की गई है। शव पॉलीथीन में लिपटा हुआ मिला है और गले में रस्सी का फंदा मिला है, जिससे हत्या की पुष्टि हो रही है। वहीं एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने कहा कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हत्या के पीछे की वजह क्या है और इसमें कौन लोग शामिल है, इसका खुलासा जांच के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे भाई थे, रिक्शा चलाते थे, ठीक है जी। दोपहर में खाना खाना है, फिर 2 बजे के बाद में रिक्शा फिर लेके चले गए। फिर उसके बाद में क्या हो गए, फिर रिक्शा मिली अगले दिन वहाँ हाईवे पर मिलने के बाद थाने में पहुँच गई रिक्शा। किसी ने फ़ोन किया होगा कि रिक्शा खड़ी, तो फिर हमने तहरीर दी। 2 दिन वो कल परसों तो गैप था। चलिए, अभी के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।